गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, सारी छोटी बहनों को, सारे भैयाओं को। कैसे हैं भैया आप सभी? हम्म, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भैया आप? सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ, बहुत ही शानदार से क्लास होने वाली है। हम आप सभी का वेट कर रहे हैं, सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ दोस्तों। भाई सारे बच्चे अच्छे हो? पहले ये बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा कि हाँ गुरुजी मुझे ये दिक्कत है। जल्दी से भाई, आपको करना क्या है? किसी का कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो किसी का? अभी तक ये जो 4 बजे वाला बैच है ना, वो आज मैंने बताया ना आपको, मैं 2-3 दिन बाहर रहूँगा, तो इसलिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ आज। मिश्रा जी कैसे हैं आप? नमस्ते, नमस्ते। हेमलता छोटी गुड़िया, अभी तक मेरे पढ़ाए हुए में किसी को कोई डाउट हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे पूछो। गुरुजी आर्टिकल की क्लास भी लीजिएगा, उसको बाद में लेंगे, या कोशिश करते हैं कि आज भी हम आर्टिकल की क्लास ले सकें, कोशिश करेंगे, ठीक है? जय हिंद भैया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? बेटे मुझे हॉस्पिटल जाना है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर किसी का कोई डाउट है पहले ये पूछ लो, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूँ कि बस आए और पढ़ा के चले गए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बावजूद कोई बच्चा ये ना कहे कि मेरा कोई डाउट रह गया है। तो किसी बच्चे का कोई डाउट है वो मुझे बताओ। भैया राजधानी बैच न्यू है क्या टॉपिक वाइज? बेटे टॉपिक वाइज चलेगा वो तो गुड़िया, यूट्यूब पे वो तो फ्री है। जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि कोई ऐसा बालक है जिसका कोई डाउट बना हो। देखो मैंने 4 मिनट आपका वेट कर लिया है, और आपका सर जी नोट्स कैसे बनाए? तो नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसके नोट्स बनाओ। अक्षिता भाई, अगर देखो आप लोग डाउट ही नहीं पूछ रहे तो मैं चलूंगा कैसे? आप बताइएगा। मैंने कहा भाई ये 5 मिनट आज आपके हैं, इसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं जो भी आपको लगा हो। सर जी नोटिफिकेशन आ गए, नोटिफिकेशन बेटे उसके फॉर्म भी जा चुके हैं, फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं, अब तो बस हाँ एडमिट कार्ड की अभी कोई अता पता नहीं है। किसी बच्चे का अगर डाउट नहीं है दोस्तों तो फिर मैं लिख दूं नो डाउट, मतलब अभी तक पढ़ाए हुए में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, मैं ये लिख दूं? सर जी फास्ट मत पढ़ाओ, ठीक है बाबू। सर जी पीडीएफ नहीं मिलती है, पीडीएफ हर क्लास की लगी हुई है, आज मैं आपको अपनी एडमिन आईडी खोल के भी दिखा दूंगा। सर जी आरपीएफ का पेपर कब होगा? तो भाई ये कहना थोड़ा सा मेरे लिए भी टास्क है कब होगा, लेकिन एक छोटा सा नोटिस वायरल हो रहा है और उसमें 8 जनवरी डेट मेंशन की गई है कि 8 जनवरी को पेपर हो सकता है। मैं अभी पक्का नहीं कह रहा हूँ। सर जी आर्टिकल में प्रॉब्लम है, तो आर्टिकल मैं आपको एक बार सारे पढ़ाऊंगा, सारे आर्टिकल। अभी मैंने आर्टिकल थोड़ी ना पढ़ाए आपको। तो भैया आप सुशील में क्लास की स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आपका काफी लंबे समय इंतजार कर लिया, और आप में से किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा। अब नहीं पूछा तो इसका मतलब ये है कि आपका सारी चीजें क्लियर होंगी। तो फिर भैया आज के टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आपकी 3 क्लास लेने वाला हूँ इस बैच में, जिसमें पहली क्लास होगी इंटरनेशनल बाउंड्री की, और दोस्तों दूसरी क्लास क्या होने वाली है? अगर मैं देखूं भाई हमारी पीपीटी, आदित्य सर ये रहे, कहाँ है भाई? बच्चों 1 मिनट वेट करो, शायद टेक्निकल इशू हुआ है कुछ। मेल ओपन नहीं हो रही है भाई, 1 मिनट का बच्चों वेट करेंगे। मेल ओपन नहीं हो रही है, 1 मिनट का वेट करो बस।
बच्चों शायद आपको थोड़ा-सा भी वेट करना पड़ेगा 2 से 3 दिन। और पोंगल तमिलनाडु का है संजीत, आप परेशान मत होइएगा। थोड़ा-सा कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है, मेल ही ओपन नहीं हो रही है बच्चों इसमें शायद कुछ। कोई बात नहीं है, आप एक काम करते हैं, जब तक हम क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि लल्ला सबसे पहले एक दो टॉपिक हैं आज की क्लास में, और दोनों टॉपिक में पहला है न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर प्लांट, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्रीज। दोस्तों एक तो होती है, अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, पहले इंटरनेशनल बाउंड्री का मतलब समझिएगा। एक मिनट रुको, कहाँ है भैया मेल, आप चेक कर सकते हैं। हमने मेल ओपन किया, बच्चों एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। बच्चों एक मिनट वेट कर लो, कर रहा है ठीक, बतना कर रहा है ठीक, मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, वेट कर लो। बच्चों एक मिनट वेट करो, अभी थोड़ा सा क्या ना कोई टेक्निकल इशू चल रहा है लगातार, मेल वेरीफाई हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। मैं आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। रूपम यादव जी, रोहित कुमार, जितने बच्चे आप परेशान मत होइएगा। नहीं होगा, फिर से रीसेंड कर रहे हैं, फिर से किया 27 हो गया, कंटिन्यू। अब क्या करें, एक मिनट रुकना बाबू। चलो हो गया बच्चों, मालिक हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोगों को मैं बता दूं, छुट्टी नहीं करते हैं संजना गौतम जी। सर जी आप मेरठ में कहाँ रहते हो? गंगानगर सतेंद्र। तो मैं आपको बता दूं, आज सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पढ़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, पहले आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगा, और जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है उनके तो डायरेक्ट ही मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री पे इतने खास क्वेश्चन बनते नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन है, और ये हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन सी लगी हुई है। दोस्तों अगर मैं इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा हूं, तो इंटरनेशनल बाउंड्री के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो आप ये देख लीजिएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर,
कि बच्चों इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या इन दोनों के बीच में कोई बाउंड्री है? इंडिया या चाइना के बीच में कोई बाउंड्री है? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई बाउंड्री है, कैसे ये पता होगा कि ये सीमा रेखा फिर इससे आगे की तुम्हारी बाउंड्री है और इससे इधर हमारी बाउंड्री है? तो आप कहोगे सर है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है, अफगानिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच में भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है बच्चों। मतलब ये बाउंड्री क्या करती है, ये बॉर्डर बताती है भाई यहां से इधर का बॉर्डर तुम्हारा है और ये बॉर्डर इनका है ना? ये क्लियर करती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बात करी आपने, जो 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपसे पूछूं इंडिया और, मैं अगर आपसे पूछता हूं इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश नहीं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये बताओ अगर किसी को पता हो तो। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच भी सीमा रेखा है। मतलब सीमा रेखा क्या करती है, अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर आज अगर मैं सीमा रेखा की बात करता हूं तो ये दो देशों की सीमा का बंटवारा करती है। आप लोगों को ये समझ में आया कि ये क्या करती है? ये आपको इतना बताना है बस, दो देशों की बाउंड्री को डिवाइड करती है। इतना बात तो आप लोग समझ रहे। जैसे मैं अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात करूं, अगर मैं इंडिया और बांग्लादेश की बात कर रहा हूं तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी बाउंड्री है बच्चों? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में कौन सी बाउंड्री है? कोई तो बाउंड्री होगी जरूर। और दोस्तों बाउंड्री किन दो देशों के बीच में होगी, पहले आप ये सुनो, जिनकी आपस में लैंड बॉर्डर लगा होगा, जिनकी आपस में स्थलीय सीमा लगी होगी। इस बात को एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? भाई अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी होगी, या तो उनका लैंड बॉर्डर लगा होगा, है ना, या तो उनका लैंड बॉर्डर लगा होगा, या बच्चों उनका वाटर बॉर्डर लगा होगा। यही तो है, बोलो बच्चों यस या नो? यही तो है। अब मैं अगर आपसे कहने लगूं इंडिया और अमेरिका का बॉर्डर बताओ क्या नाम है? भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और अमेरिका के बॉर्डर का नाम बताओ क्या है, तो आप कहोगे सर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो उनसे लैंड बॉर्डर लगा है ना उनसे वाटर बॉर्डर लगा है। अब लैंड बॉर्डर का मतलब आपके लोग क्या समझते हैं? लैंड बॉर्डर का मतलब स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं गुरुजी। और अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वाटर बॉर्डर की, मतलब मैं भैया जलीय सीमा की बात कर रहा हूँ, जलीय सीमा की बात कर रहा हूँ। तो ये बात आज आपको क्लियर हो गई कि बाउंड्री किन दो देशों की लगेगी। बाउंड्री दो तरीके से लगती है, या तो लैंड बॉर्डर होगी या वाटर बॉर्डर होगी। अब आप देख लो कि सर बताओ इंडिया से जापान की कौन सी बॉर्डर है? आप कहोगे सर जापान से तो कोई बॉर्डर लगता ही नहीं है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कुछ लिमिटेड देश ऐसे हैं 10 से 12 जहां आपको इंटरनेशनल बाउंड्री पढ़नी है। 10 से 12, सिर्फ 10 से 12 ऐसे देश हैं जिनकी आपको इंटरनेशनल बाउंड्री पढ़नी है। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग जरूर इस सवालों को अच्छी तरीके से पढ़ के और समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तब आपका जवाब क्या आएगा? इंटरनेशनल बाउंड्री इंपोर्टेंट टॉपिक जो आज हमारी क्लास का है, इसमें से बच्चों ये ध्यान रखना कि आपके पेपर में 1 नंबर तो मुझे लगता है कि जरूर छपा रखा मिलेगा, जरूर छपा रखा मिलेगा, चाहे आप इस बात को एग्री करो या ना करो। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया की कुल मिलाकर 7 प्लस 2 देशों से बाउंड्री लगती है। 7 प्लस 2, सर इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं बेटे, 5 प्लस 2 नहीं, 7। अगर मैं 7 की बात कर रहा हूं तो 7 से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। क्या लगती है? स्थलीय सीमा लगती है। और अगर मैं बात कर रहा हूं भैया 2 से, तो 2 से हमारी जलीय सीमा लगती है। सर जलीय सीमा लगने वाले 2 देश कौन-कौन से? एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। एक कौन सा बच्चों? श्रीलंका, और एक कौन सा गुरुदेव? मालदीव है। ये 2 देश हैं बच्चों। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत का टोटल, ये जो अगर हमने आपसे कहा कि भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना, कोई बच्चा है जानता है इस सवाल का जवाब? भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है? बताओ। नहीं नहीं, ये जो बच्चे कह रहे हैं सर जी 32 लाख, बेटे आप लोग भारत का क्षेत्रफल बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, तो वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है, ये तुम्हें याद रखना होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की वाटर बॉर्डर कितना, तो ये 7516.6 किलोमीटर है। आपको सारे फैक्ट याद रखने होंगे। तो बच्चों अगर मैं इंपोर्टेंट आपको 5 इंटरनेशनल बॉर्डर लिखाऊं तो क्या आप उन्हें आप याद कर लोगे? सिर्फ 5 से 7, सिर्फ 5 से 7 आपको लिखना है, जिसमें पहला लिखना है रेड क्लिफ। पहला आपको लिखना है मेरे प्यारे साथियों,
यार ये बार बार ग्लिच आ रहा है बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ जरा, बस तुम 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ बस, ये बार बार ग्लिच आ रहा है, मैं इसको एक बार ठीक करा ही दूं। बच्चों बस 1 मिनट रुक जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यही क्लास में ही हूँ। ये बार बार ग्लिच हो रहा है, इसमें ना तो तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ, मैं कोई एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब कई बार मुसीबत आती है ना तो उस दिन ज्यादा आती है, ये आप को याद रखना होगा। जिस दिन ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी ना तो उस दिन बच्चों ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है फिर। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको कुछ मिलाकर इंटरनेशनल बॉर्डर लिख रहे हैं, जिसमें बच्चों मैं कुछ आपको टॉप 10 इंटरनेशनल बॉर्डर लिखाऊंगा, बस आप उनको याद कर लेना, अगर आपके पेपर में आएगा तो उन्हीं में से आएगा। आर यू रेडी बच्चों? हाँ सर तैयार हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं कुछ देशों की बात कर रहा हूं, मैंने कुछ देश लिखे हुए हैं। जैसे कि पहली बाउंड्री कौन सी है, मैंने बाउंड्री लिखी है बच्चों रेड क्लिफ, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, मैकमोहन, मैकमोहन, ब्लू लाइन, डूरंड, हिंडनबर्ग, 17वीं समानांतर रेखा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट आप कहोगे कि सर ये पक्का जो ऊपर वाली आपने दोनों लिखी है, ये कहीं ना कहीं इनका रिलेशन इंडिया से है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले रेड क्लिफ की, तो रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान, शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैकमोहन की बात कर रहा हूं तो इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना। अगर मैं डूरंड की बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब बच्चों ऑप्शन रहेगा ब्लू लाइन का, हिंडनबर्ग का और 17वीं समानांतर रेखा का। कोई ऐसा बालक है जो मुझे बता सके? बोलो भैया। यार इसके साथ में इजराइल वर्सेस लंदन, इजराइल वर्सेस लंदन। अगर मैं हिंडनबर्ग की बात करता हूं तो हिंडनबर्ग जुड़ी है बच्चों पोलैंड प्लस जर्मनी, जर्मनी वर्सेस पोलैंड। अगर मैं बच्चों 17वीं समानांतर रेखा की बात कर रहा हूं तो ये जो 17वीं समानांतर रेखा है दोस्तों, ये जुड़ी है वियतनाम, और ये 17वीं जो जुड़ी है वो जुड़ी है बच्चों वियतनाम, मेरे हिसाब से ये है तो वियतनाम के बीच में ही। बच्चों 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, ये वियतनाम के बीच में है, लेकिन कौन सा वियतनाम है थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं बाबू। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, वियतनाम कौन सा है? तो ये है बच्चों आपका मेरे नो, हाँ सॉरी, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ वियतनाम, ये बच्चों है वियतनाम के बीच में ही, ये अलग नहीं है। सर एक बच्चे ने कहा सर जीरो इंटरनेशनल लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो मैं जीरो की बात करता हूं बच्चों। अगर जीरो की बात यहीं पे लिख देता हूं, मैंने 10 का कहा था, अभी तो 7 हुई है, 8वां देखो। अगर मैं आपसे पूछूं जीरो, अगर मैं आपसे कहूं जीरो लाइन किन दो देशों के बीच में है, जीरो,
तो दोस्तों आपका जवाब आएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में है। ठीक बच्चों, ठीक, यहां से आगे चलो, यहां से आगे चलो बच्चों। एक और लिख लो आप, एक है बच्चों आपकी 49वीं समानांतर रेखा, नोवा लिख लो, 49वीं समानांतर रेखा जो कि यूएस और कनाडा के बीच में है, यूएस वर्सेस कनाडा के बीच में है। एक और लिख लो बच्चों पाक जल संधि, एक और लिख लो बाबू पाक जल संधि किस किस के बीच में है, पाक जल संधि, नो हो गए ना, 10वां लिख लो पाक जल संधि, पाक जल संधि, ये किन दो देशों के बीच में बच्चों, अगर मैं पाक जल संधि की बात कर रहा हूं, ये किन दो देशों के बीच में है, पाक जल संधि किन दो देश, कोई बात नहीं, सात को छोड़ो पल्लवी, आप ये बताओ ये कौन से के बीच में है, जल्दी बोलो। तो तब आप कहोगे सर ये है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका। चलो भैया अब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चों एक इंपोर्टेंट 10 और रह गया, वो पीपीटी में आएगा, तब आपको पीपीटी से देख लेना, हो सकता है कोई मुझसे मिस हो गया हो तो वो पीपीटी में आ जाएगा, अब आप तब देख लेना। ये वो 10 हैं, अगर आपने ये पढ़ लिए बाकी आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं सिर्फ ये 10 पढ़ लो। हाँ एक रह गया बच्चों, कौन सा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, ये आपको बताना है बस। कोई बात नहीं बच्चों, पल्लवी शुरू से देख लेना एक बार। छठवां नंबर ये रहा ना काजल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां ये रहा और 10वां ये रहा दोस्त, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी है, ये आप मुझे बता देना, बाकी बचे हुए पीपीटी में हम लोग देख लेंगे। अब आ जाओ दोस्तों, अब हम लोग लेकर चल रहे हैं आपसे न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, यानी कि हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है मेरे प्यारे साथियों क्या, मेरे प्यारे साथियों क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं वो कहां कहां पर हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों, बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। अगला देखो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले लेकर चलूं परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कुछ फैक्ट लेकर चलता हूं, तो मैं सर जी जीरो लाइन क्या है, वीना भारती, जीरो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, अगर मैं परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा हूं, मैं न्यूक्लियर पावर की बात कर रहा हूं, तो न्यूक्लियर पावर का मतलब क्या है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्लांट क्यों लगाए जाते हैं, अब जरा इस पर देखिएगा भाई, न्यूक्लियर पावर क्यों लगाए जाते हैं, सबसे पहले ये भी तो पता हो ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगाए जाते हैं, पहले ये तो सुन, न्यूक्लियर पावर है क्या, उसमें कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ये भी तो पता हो। ये तो सबको पता है कि भारत में पहला भामा खुला जो कि 1987 में खुला, अरे बच्चों पहले ये तो पता हो आपको कि इनका कारण क्या है, ये क्यों, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये देखो परमाणु ऊर्जा, परमाणु अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पादन होने वाली बिजली, इसका मतलब इनका प्रयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है, इनका प्रयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। एक तो ये सवाल आप याद रखना, क्या करते हैं बच्चों, इनका जो प्रयोग है, मैं आप लोगों को बता दूं शिल्पी, इनका प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है, पहला पॉइंट तो आपका ये, और आप संजीत बिल्कुल ठीक है आपका, एक और पॉइंट आपको बता दूं बच्चों, जो यहाँ पे ईंधन प्रयोग किया जाता है, अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे लक्कड़ लग रहे हैं या कोयला लग रहा है, यहाँ पे कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ये भी देखिएगा। पहला पॉइंट, यूरेनियम U-235 समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को फिर कह रहा हूं, जितने बच्चों को ना पता हो वो इस पॉइंट को पढ़ लो और देख लो, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है बच्चों जो आज की इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी आपकी मर्जी है मेरे प्यारे साथियों, आप चाहे इसे पढ़ना या नहीं पढ़ना वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसके बारे में बताता जरूर हूं।
समझ रहे हो ना। सोनम कह रही है सर ये तो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, अच्छी बात है गुड़िया, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जरूरी है। लेकिन अब सवाल, 2 पॉइंट आपने पढ़े। पहला ये कि इसका प्रयोग अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर आपने कहा कि सर इसका जो प्रयोग है वो पावर को जो प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए किया जाता है। न्यूक्लियर पावर का जो प्रयोग करते हैं वो पावर प्रोड्यूस के लिए करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए करते हैं। इसमें जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं वो है बच्चों U-235, इसका प्रयोग करते हैं। भारत में परमाणु अनुसंधान संस्थान के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल एनटीपीसी के एग्जाम 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। ये एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। अब बच्चों पढ़ना है या छोड़कर जाना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर मेरे प्यारे साथियों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मर्जी आपकी है कि आप लोग इसे पढ़ोगे या फिर छोड़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर अगर मैं लेकर आया तो देखो, सबसे पहला अगर मैं बात कर रहा हूं परमाणु रिएक्टर भारत का वो कौन सा है जरा उसे सुनिएगा। सबसे पहले अप्सरा, सबसे पहला कौन सा है बच्चों? अप्सरा। मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर जो था, परमाणु रिएक्टर अनुसंधान रिएक्टर, मेरे प्यारे बच्चों ये इसका नाम क्या था? कई बार नाम आपसे पूछा जाता है, वो नाम था मेरे प्यारे साथियों आपका, मेरे प्यारे साथियों अप्सरा। यहीं पर कई बार वो इसरो की स्थापना भी पूछ लेता है कि इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये वाला क्वेश्चन जीके जीएस बुक में पढ़ा हूं। अच्छा अक्षित, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये सवाल आपके पेपर में 110% आने वाला है। अप्सरा पे क्वेश्चन पूछा गया है और यहीं इसरो पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मेरे लल्ला 15 अगस्त 1969 के दिन इसरो की स्थापना हुई थी। ये भी तुम्हें याद रखना है। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब मर्जी बच्चों तुम्हारी है कि आप इसे पढ़ोगे या फिर छोड़ोगे, लेकिन मुझे तो उम्मीद यह है कि यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल फंसेगा। मुझे तो उम्मीद यह है कि तुम्हारे पेपर में सवाल यहां से फंसेगा बच्चों और 110% आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप कामयाब भी होंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट पर लेकर आता हूं, स्वदेशी रूप से निर्मित, इसे 1956 में चालू किया गया था। 1956 में ही एलआईसी की स्थापना भी की गई थी, यह भी आपको याद रखना होगा। 1956 में ही अगर मैं 1956 की बात कर रहा हूं तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया था बच्चों, और 1956 में ही एलआईसी की स्थापना की गई थी। ये दोनों पॉइंट लिख लो। 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान की स्थापना की गई थी, 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों कामनी की अगर मैं बात करता हूं, यह ध्यान से सुन लीजिएगा, कामनी यू 233 यू ईंधन के साथ संचालित होने वाला दुनिया का पहला रिएक्टर है। कामनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो बहुत प्यारा सा कोई नोट्स बना सकते हो, चाहो तो कोई नोट्स बना सकते हो। इसके बाद अब मैं कुछ अपने हाथ से लिखूंगा, आप भी उन पर आप फोकस डालिए और लिखते रहिएगा साथ में। अगर मैं आपसे पूछूं पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना, पहली, अगर मैं कुछ क्वेश्चन लिखूं यहां पे इंपोर्टेंट, पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना, इसको कब स्टेब्लिश किया गया बच्चों? ये आपके पेपर में पूछा गया है। कोई बच्चा क्या इस सवाल का जवाब जानता है? कोई बच्चा क्या इसका जवाब जानता है? पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना को कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसे शुरू किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर में। इसे शुरू किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, ये कब शुरू किया गया था, यही सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। गुरुजी ये शुरू किया गया था 1969 में। ये कब शुरू किया गया था? 1969 में। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर एक बात बताओ, आपने कहा था कि ईंधन के रूप में U-235 का प्रयोग किया जाता है, आपने कहा था U-235 में ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां तो आप U-233 लिख रहे हो। मैं इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, ये ध्यान से सुनो, ये दुनिया का एकमात्र है जहां ईंधन के रूप में U-235 का नहीं, U-233 का प्रयोग किया जाता है। यह भी तुम्हें याद रखना होगा। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और हमको उम्मीद है कि आप यहां
इसे पढ़कर अपनी तैयारी में 4 चांद जरूर जरूर लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, भारत के किस किस राज्य में ये केंद्र बने हैं, पहले आप ये देख लो। तो सबसे पहले इस वाले चार्ट को देखिए, सबसे पहले इस वाले चार्ट को देखिए। चार्ट क्या कहता है दोस्तों, ये 8-10 क्वेश्चन यहां से बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बिल्कुल सही करोगे। ये देखो दोस्तों, पहला है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये कहां पर है सर, ये है गुजरात में। भाई काकरापार कहां है, गुजरात में है। ठीक है, ऑपरेट कौन कर रहा है इसको, ऑपरेटर कर रहा है एनपीसीआईएल कर रहा है। कौन कर रहा है, एनपीसीआईएल कर रहा है। आपसे सवाल पूछा जाएगा काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है, तो आप कहोगे सर इसको स्टेब्लिश किया गया था 1993 में, और ये है कहां पर, ये है सर आपके गुजरात में। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं बताऊंगा, आ जाओ जरा 1 मिनट के लिए। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कलपक्कम की, तो दोस्तों कलपक्कम की अगर बात करता हूं तो ये मद्रास में बच्चों इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, 1984 में। कब, 1984 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, और ये है कहां पर बच्चों, तमिलनाडु में है। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं, मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं, 7 ज्यादातर सबको ही बलराम प्रधान वो एनपीसीआईएल ही ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दूं भारत के 7 राज्य ऐसे हैं, ये बात ध्यान से सुनना, भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये परमाणु ऊर्जा केंद्र बने हुए हैं, सिर्फ 7 राज्य। ये सवाल पेपर में पूछे गए हैं, कभी आपको लग रहा हो कि गुरुजी ये मजाक है, नहीं। वर्तमान भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या है बच्चों, सर जी इसरो की फुल फॉर्म बता दो। इसरो की फुल फॉर्म होती है बच्चों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जहां भी मुझे लेके जाना है वो मैं जानता हूं, मैं चाहता तो छुट्टी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बच्चों के चक्कर में आपका मैं नुकसान क्यों करूं। तो आज संडे, मैंने सोचा 3 दिन की क्लास में आज संडे में ले लेता हूं। किसी को कोई एतराज तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप मुझे बता दो कि गुरुजी नहीं हमको तो प्रॉब्लम है, आपने गलत किया। देखो बच्चों, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया, और मुझे लगता है कि इस समय आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं नरोरा, नरोरा एकमात्र ऐसा परमाणु केंद्र है दोस्तों, ये 1991 में स्टेब्लिश हुआ है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। जो हमारे कहां पर है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना होगा। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इसको ऑपरेट भी एनपीसीआईएल कर रहा है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये 2000 में स्टेब्लिश हुआ है, और बच्चों कर्नाटक में ये है। तो 4 ये रहे, मैंने आपको बताया था टोटल है 7। एक बार आप इन 4 का पहले लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहते तो आप इन्हें बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात कर रहा हूं राजस्थान, देखिए आपको बता दूं 7 राज्य हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 7 राज्य हैं, लेकिन 22 परमाणु ऊर्जा केंद्र ऐसे हैं जो फिलहाल में चल रहे हैं, लेकिन उनमें से 7-8 ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट सवाल, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की अगर मैं बात करूं, ये 1973 में स्टेब्लिश हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं बता दूं, ये एनपीसीआईएल कंपनी है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं लल्ला, ये ध्यान से सुनना, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, याद है, भूल गए। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आपको याद है या भूल गए। विक्की कुमार दास, याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, मैं यहां पे लिख देता हूं 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट इन 1973। पेपर में पूछा गया था इस बार एमटीएस के में। अगला सवाल की अगर बात करूं, तारापुर भारत का सबसे पुराना है, याद रखना, भारत का सबसे पुराना, अगर आपसे पूछे परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो वो है बच्चों आपका तारापुर, जो कि कहां पड़ता है भैया, महाराष्ट्र में है। और बच्चों ये 1969 में, और 1969 में ही बच्चों क्या हुआ था, 1969 में ही बच्चों इसरो की स्थापना हुई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। और भारत में सबसे नया कौन सा है, कूडनकुलम, ये कूडनकुलम कहां पर है, ये है आपके तमिलनाडु में। ये बस 7 हैं जो आपको याद रखना है, समझ रहे हो ना। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बाबू, जो एनपीसीआईएल है। बात क्लियर होगी सर जी। एनपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको एनपीसीएल की फुल फॉर्म लिखनी है तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सर ये महाराष्ट्र, क्वेश्चन कैसे आएंगे यहां से, सर एक बार क्वेश्चन बता दो कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आएंगे बाबू, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। बच्चों मैं दोनों के क्वेश्चन कुछ एक साथ रखने वाला हूं। मैं देखो पहले आंसर साथ के साथ में लगे हैं, मैं एक बार आंसर हटा दूं यहां से, अगर आप लोग कहो तो। वही जो हर बार करता हूं कि भैया पहले आंसर तो हटाना ही पड़ेगा, आंसर तो हटाना ही पड़ेगा, वरना तुम बड़े शरारती हो, सबके आंसर पहले ही देख लोगे, है ना।
चलो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा भाई। अगला देखो, घबराना मत, कभी कहो भैया चले गए, यही हूं तुम्हारे सामने। चलो भैया, पहला क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में है? एक दो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा बाबू जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, कभी आप घबरा जाओ भैया ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये कौन सी क्लास में करा दिया, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। बताइए। तो बलराम प्रधान सबसे पहले इस सवाल का जवाब दिए हैं। सर इस सवाल का जवाब और पूरी क्लास में ज्यादातर सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। चलिए बच्चों, अगर मैं राउरकेला स्टील प्लांट की बात कर रहा हूं तो ये है मेरे प्यारे बच्चों उड़ीसा में। ये कहां पर है? सर ये है आपका उड़ीसा में। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने भी शुरुआत यहीं से की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। बताइए कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? सर आप कहोगे ये तो आपने पढ़ाया नहीं था। बच्चों एक दो तो जरूर आएगा ऐसा जो नहीं पढ़ाया। तो ये कहां पर है मेरे दिल के साथियों? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है आपका? सर ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है आपका? सर जी ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। मेरे लाल आप सारे बच्चे बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। बताइए इस सवाल का जवाब क्या आएगा? कमलंगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? अगर मैं कमलंगा की बात कर रहा हूं तो ये कमलंगा कहां पर है? दोस्तों अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो भैया ये भी आपके उड़ीसा राज्य में है। ये भी कहां पर है? ये भी आपके उड़ीसा राज्य में है। दोस्त आप ये ध्यान रखना, आप लोगों का आंसर कर्नाटक आ रहा होगा जो कि बिल्कुल गलत है। ये भी कहां पर है? उड़ीसा में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। मैकमोहन रेखा किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है। अगर मैं मैकमोहन की बात कर रहा हूं तो मैकमोहन किन दो देशों के बीच में है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? देखिए मैकमोहन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैकमोहन 1914 तो अस्तित्व में आई थी। अगर बात की जाए तो यह इंडिया और चाइना के बीच में है। इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में है। जिस बच्चे को ना पता हो, ये 1962 वाले तो गलत है बेटे। 1962 में तो चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। जिन बच्चों का आंसर 1962 आ रहा है तो उन्हें बता दूं, 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। समझ रहे हो ना? अटैक किया था 1962 में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना से हमारा कितना बॉर्डर लगता है, चाइना से भारत की कितनी सीमा लगती है, जरा इस सवाल का जवाब भी है किसी के पास? चाइना से हमारे भारत की कितनी सीमा लगती है? सर आपने बताया ना, आप इतना कैसे पढ़ा लेते हो? अरे भैया वो बाद में बताएंगे कभी, जब मौका मिलेगा, जब आप आओगे सिलेक्शन लेने के बाद तब बताऊंगा। अब सवाल ये कि चाइना से इंडिया की बाउंड्री लगती कितनी है? देखो एक बच्चा कह रहा है सर 3000 प्लस। बाबू 3000 प्लस में तक तो 4000 कहां तक है? 3000 प्लस 3917 ये बिल्कुल गलत है। 3300 बिल्कुल गलत है। 4388 बिल्कुल गलत है। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ये 4 इंपोर्टेंट हैं क्योंकि इनकी कई बार सीमा पूछ ली जाती है। अगर मैं बात करूं सर, ये बताओ सबसे पहले सर जी बांग्लादेश की लगती है 4096.7 किलोमीटर। सर चाइना की कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। सर अगर बात करूं पाकिस्तान की तो 3323 किलोमीटर। अब आप बताओ नेपाल की कितनी लगती है? अब बताओ जरा नेपाल की कितनी लगती है लल्ला? तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 31वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है?
मतलब दोनों तरीके के सवाल हो जाएंगे, न्यूक्लियर थर्मल पावर के भी। और दोस्तों आपकी क्या, आपके बच्चों बोलो भैया, 31वीं जो समानांतर रेखा वो किन दो देशों के बीच में है? तो तब आपका जवाब आएगा सर जी ईरान और इराक के बीच में है। ईरान और इराक के बीच में है गुरुदेव, ईरान और इराक के बीच में है सर। हम बोले चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? अभी नहीं बताया मैंने आपको, ओहो ये तो आंसर ही आ गया। रावत भाटा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान की बाउंड्री किस देश के साथ लगती है ये बताओ जरा। राजस्थान तो भारत का राज्य है और इसकी सीमा किस देश के साथ लगती है? राजस्थान हमारे भारत का राज्य है, लेकिन राजस्थान की सीमा किसी देश के साथ लगती है, और वो देश कौन सा है? तो देश है बच्चों पाकिस्तान। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, ये आप लोगों को याद रखना। अच्छा, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है बताओगे आप मुझे? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा, बिना ऑप्शन के पढ़ने समझना। आज ऑप्शन में कई बार बच्चे तुक्का लगा देते हैं, बी आएगा सर, सी आएगा सर, नहीं आज ऑप्शन नहीं होंगे बच्चों, आज बिना ऑप्शन के चलिए। दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान। बस 3 राज्य ऐसे हैं जिनसे बाउंड्री लगती है। और मुझे बताओ चौथा राज्य कौन सा जिनका 4 ऑप्शन आ रहा है? बलराम प्रधान 5 आ रहा है तुम्हारा, 5 का नाम बताओ मुझे, वो कौन 5 है? मैं फिर आपको बता दूं, गुजरात, पंजाब और राजस्थान, और 2 यूनियन टेरिटरी की लगती है दोस्तों। 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? अगर मैं 2 यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं, 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें एक है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख, समझ रहे हो ना? तो 2 यूनियन टेरिटरी है, 3 स्टेट है, तब आपका 5 आंसर आता है। स्टेट तो बेटे 3 ही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है डूरंड रेखा किस वर्ष निर्धारण किया गया था? डूरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? देखिए डूरंड को सबसे पहले आप ये बताओ कि डूरंड है किस किस के बीच में। इसके 2 आंसर आने चाहिए, इसके 2 आंसर आने चाहिए बच्चों। और 2 आंसर आने का बच्चों मैं आपको सर पहला तो ये कि इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1893 में किया गया था। और अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1893 में तो कोई पाकिस्तान नाम जैसा शब्द भी नहीं था। समझ रहे हो ना? लेकिन इस रेखा का निर्धारण किया गया था उस समय। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में बच्चों, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। अगला, रिहंद थर्मल पावर प्लांट कहां है? रिहंद, राजविंद्र को और बताऊंगा वो भी, अभी पहले इन सवालों का जवाब दो। रिहंद कहां पर है? अगर मैं रिहंद की बात कर रहा हूं तो रिहंद सर अपने उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक दूसरा और है, दूसरे का नाम बताना जरा, एक और का नाम बताना बच्चों। एक तो हो गया रिहंद, और दूसरा कौन सा है? सर आपने कहा था एक है, एक अपने उत्तर प्रदेश में, एक और है बच्चों, नाम बताओ क्या है उसका? सर जी नरोरा। कौन सा बच्चों? नरोरा। नरोरा ये भी कहां है सर? ये भी यूपी में है। रिहंद कहां है? ये भी यूपी में है। रिहंद नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखना आप। ठीक चल रहा है? अगला देखो, अगला है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? कैगा, कैगा भी ये मत कहना आपने पढ़ा नहीं था, कैगा मैंने अभी आपको दिखाया, कैगा कहां पर है? ऑप्शन नहीं दूंगा, बिना ऑप्शन के चढ़ो। सचिन कुमार यादव जी, देखिए ऑप्शन से तो आप कई बार क्या होता है तुक्का लगा के बता देते हो कि सर आंसर बी आएगा या आंसर ए आएगा या आंसर सी आएगा। तब बच्चों आपको मैं बता दूं, जो मैं लिख रहा हूं वो सब आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ में, घबराओ मत। कैगा है कर्नाटक में। कैगा कहां पर है बच्चों? कैगा है कर्नाटक में, ये तुम याद रखना। कैगा कहां पर है सर? ये कैगा है कर्नाटक में। अगला देखिए, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मैं जानता हूं कि आप में से इस बच्चे के जो सारे बच्चों का जो आंसर आएगा वो यूपी आएगा। भाई याद रखना, मैं जानता हूं कि आप इस सवाल का कई आंसर ऐसा ना दे दो। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। खूब सोच समझ के जवाब देना बच्चों, यूपी वाले गलत हो जाएंगे, याद रखना। यूपी वाले गलत हो जाएंगे, ये हरियाणा में है। मैं फिर भी तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, खूब सोच के बताना। अगला देखिए, दुर्गापुर कहां पर है?
दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? अगर मैं दुर्गापुर की बात कर रहा हूं तो दुर्गापुर है हमारे वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर कहां पर है बच्चों? दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, ये भी तुम याद रखना। पश्चिम बंगाल में बच्चों। दुर्गापुर कहां पर है गुरुदेव? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, तलचर थर्मल पावर प्लांट ये कहां है? तलचर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तलचर, तलचर थर्मल पावर प्लांट ये कहां है? सर जी तलचर की अगर हम बात करेंगे तो तलचर है आपके उड़ीसा में। कहां पर है दोस्तों? ये भी आपके उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी झील है बच्चों वो? एक झील भी है जो दो देशों की बाउंड्री के बीच में है। काजल पटेल, इस सवाल का जवाब कौन बच्चा सबसे पहले देगा? कौन बच्चा जवाब देगा कि कोई एक ऐसी झील है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कोई एक ऐसी झील है जो तंजानिया और युगांडा को अलग कर रही है। सर उस झील का नाम है विक्टोरिया। उस झील का नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है विक्टोरिया। पेपर में पूछा जा सकता है, एक झील जो दो देशों को अलग कर रही है, आंसर आएगा विक्टोरिया। अगला देखिए, अगला सवाल है इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट ये कहां पर है? इंद्रप्रस्थ, अगर मैं इंद्रप्रस्थ की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इंद्रप्रस्थ ये कायदे के अनुसार सवाल गलत है, क्योंकि दोस्तों राज्य के साथ में यहाँ यूटी लगा दो तब तो ये सवाल ठीक बनेगा। जहां स्टेट लिखा वहां पे यूटी भी लगा दो, क्योंकि इस सवाल का आंसर दिल्ली आएगा बच्चों। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? दिल्ली आएगा। और जब तक यूटी नहीं लगाओगे सवाल का आंसर आप दे नहीं पाओगे। अगला देखिए, अगला है मैन रहित रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? मैन रहीन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? मैन रहीन रेखा, मैन रहीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बच्चों फिनलैंड और रूस को अलग करती है। किसको? फिनलैंड और रूस को अलग कर रही है, जहां तक मेरे याद है, जहां तक मेरे याद है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, अगला सवाल है तारापुर, ये भारत का सबसे पुराना है, लेकिन आपको यह बताना है कि इसमें सहयोग किसने दिया था? तारापुर जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में है, जिसे 1969 में स्टार्ट किया गया था। अब बात यह कि इसमें शुरुआत में सहयोग किसने किया था? भारत का। इसमें शुरुआत किसने किया था? भारत का। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो तब आपका जवाब क्या आएगा? ये तो पक्का है कि भाई महाराष्ट्र में है, ये पक्का है कि 1969 में शुरू हुआ है, लेकिन ये आपको बताना किस देश ने हमारी मदद की थी। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो, वैसे अमेरिका ने मदद की थी या रसिया ने मदद की थी? ये आप मुझे बताना, यहाँ पे लिख के बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी आंसर ये था, अगली क्लास में पूछूंगा। अगला, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग कर रही है? देखिए बच्चों आप यहाँ पे लिख लो आंसर, तुम होमवर्क में देते नहीं हो, मैं जानता हूं तुम्हें। अमेरिका, तुम नहीं दोगे आंसर वहां तुम फंस जाओगे। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग कर रही है? पूरी क्लास में हर एक बच्चे को पता है। अगर मैं रेड क्लिफ की बात कर रहा हूं तो इंडिया और पाकिस्तान बच्चों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार अटैक किए ये तो याद हो गए, भूल गए? पाकिस्तान ने इंडिया पर कितनी बार अटैक किया ये तो आपको याद होगा। तो दोस्तों याद रखना, चाहे 48 का युद्ध हो या 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो या 99 का युद्ध हो, इनमें से किस युद्ध को कारगिल का युद्ध कहा जाता है? इनमें से कौन से युद्ध को कारगिल का युद्ध कहा जाता है? कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जरा बताओ बच्चों, इस युद्ध को हम कारगिल विजय दिवस बोलते हैं, इस युद्ध को। अगला देखिए, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? कूडनकुलम, थोड़ा तेज चलो बच्चों बस। अगर मैं कूडमकुलम की बात कर रहा हूं तो ये कहां है? भाई आप थोड़ा तेज चलो। कूडमकुलम कहां है? तो कूडनकुलम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? ये बेटे 25 सवाल हैं, अभी 19 पे पहुंचे हैं। कूडनकुलम की डूरंड की बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कर रही। भारत और पाकिस्तान नहीं बाबू, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कर रही है। ये किसको अलग करती है बच्चों? ये पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान को अलग कर रही है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भिलाई स्टील संयंत्र किस राज्य में है? भिलाई,
अगर मैं भिलाई की बात कर रहा हूं तो दोस्तों भिलाई कहां पर है, तो भिलाई हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। ये किन किन को अलग करती है, मैंने पूछा 24वीं समानांतर रेखा किन को अलग करती है। तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जिसको पता हो जवाब जल्दी दो। ये ऑप्शन गलत हो गया, यहां से आगे। दोस्त अब से 10 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास है। अब से 10 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास है बच्चों। किसी बच्चे को ये तो दिक्कत नहीं है कि मैं आपकी 2 से 3 क्लास कर रहा हूं आज। किसी बच्चे को ये तो दिक्कत नहीं है कि मैं आपके आज 2 से 3 क्लास कर रहा हूं, पहले ये बताओ। उसका कारण ये है कि मुझे घर जाना है बच्चों, और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैं भी नहीं चाहता कि यार आपकी क्लास मिस हो। इसलिए मैं पहले सारी चीजें करा के जाऊंगा, ताकि बच्चा ये बोल ही ना सके यार हमारी तो ये चीज नहीं हुई या ये चीज नहीं हो पाई। ठीक है बच्चों, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अभी मिलते हैं, अब से 8 मिनट बाद आप पानी वानी पी के और फिर से क्लास में आ जाओ। ठीक है बच्चों, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।